हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बंगाल में द्वैध शासन। आज हम द्वैध शासन के बारे में डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में हमने किस प्रकार अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार किया उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जिसने भी कल की वीडियो नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। बंगाल में द्वैध शासन। अब द्वैध शासन होता क्या है? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद बंगाल में जो शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई, बंगाल में जो शासन व्यवस्था कायम हुई उसे द्वैध शासन कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, उससे दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद जो शासन प्रणाली शुरू हुई, जो शासन कायम हुआ, उसे क्या कहते हैं? द्वैध शासन। देखिए, द्वैध शासन में प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के हाथों में था, बंगाल के नवाब के हाथों में था, लेकिन राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। देखिए, जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके द्वारा जो बंगाल के नवाब थे शाह आलम द्वितीय, उनसे दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद जो बंगाल में शासन व्यवस्था कायम की गई उसे क्या कहते हैं? दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद जो बंगाल में शासन व्यवस्था कायम की गई उसे कहते हैं हम द्वैध शासन। द्वैध शासन। द्वैध शासन में प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब के हाथों में होते, लेकिन जो राजस्व वसूली का दायित्व था वह किसके पास था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। 1765 ईस्वी में अगस्त महीने में स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का प्रशासन, कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में बने रहने दिया था। मिला तो किसको था? कंपनी को, लेकिन उन्होंने किसके हाथों में बना रहने दिया? नवाब के हाथों में बना रहने दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब और कंपनी दोनों ही अलग अलग स्वतंत्रता थी। नवाब और कंपनी की अलग अलग स्वतंत्रता थी। देखिए, 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच संपन्न हुई थी। जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, वह किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों के बीच में और जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय उनके बीच में हुई थी। संधि के तहत कंपनी को 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी अंग्रेजों और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में। संधि के तहत कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। इस संधि के तहत कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी तथा यहीं से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। जब ये संधि हुई शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में, तो उस संधि के तहत कंपनी को 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी और यहीं से बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। दीवानी का अर्थ देखिए, दीवानी का अर्थ क्या होता है? दीवानी का अर्थ होता है मालगुजारी वसूल करने का अधिकार। दीवानी मिली थी, है ना। देखो, उड़ीसा की और बिहार की, और उड़ीसा, बिहार और बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। इसको अंग्रेजों को अब दीवानी प्राप्त हुई थी। दीवानी मतलब, दीवानी मीन्स मालगुजारी वसूल करने का अधिकार। मालगुजारी वसूल करने का अधिकार।
किया। देखिए, दीवानी और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था, द्वैध शासन की शुरुआत की थी। द्वैध शासन का जनक लियोनेल कार्टेस को माना जाता है। लियोनेल कार्टेस को माना जाता है द्वैध शासन का जनक। इनकी एक पुस्तक भी है, डायआर्की। लियोनेल कार्टेस की पुस्तक है डायआर्की, और इन्हीं को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। देखिए, द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में मानी जाती है। कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी। कंपनी जो दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन करती थी वह किसके माध्यम से करती थी? भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। भारतीयों के माध्यम से तो करती थी, उसकी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से तो करती थी, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति किसके पास होती थी? कंपनी के पास होती थी। दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन हुआ। जब कंपनी को दीवानी प्राप्त हो गई तो उसके बाद कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन हुए। दीवानी का कार्य मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर का न्याय करना भी होता था। देखिए, दीवानी का मतलब क्या होता है? मालगुजारी वसूल करने का अधिकार, है ना। तो दीवानी का कार्य मालगुजारी तो होता था, लेकिन मालगुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में किस किस को सौंपा था? 2 अधिकारियों को सौंपा था। वे 2 अधिकारी कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में 2 भारतीय अधिकारियों को सौंपा था। अब उनके हम नाम भी जानते हैं। तो पहला मोहम्मद रजा खान और दूसरा बिहार में राजा सिताब रॉय नामक, देखिए दूसरा है बिहार के राजा सिताब रॉय। को सौंपा था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में 2 भारतीय अधिकारियों को सौंपा था। पहला मोहम्मद रजा खान और सिताब राय, और जो बिहार के राजा था सिताब राय, उनको सौंपा था। प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए। देखिए, अब दीवानी कार्यालय स्थापित किए गए, कहां कहां किए गए थे? मुर्शिदाबाद और पटना। दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए थे। इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को 26 लाख रुपए। अब देखिए, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। तो उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक देने के बदले दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए दिए थे और उसके बदले में उन्हें दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। देखिए, इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। शीघ्र ही बंगाल में द्वैध शासन के दुष्परिणाम देखने को भी मिले। जल्द ही बंगाल में द्वैध शासन के दुष्परिणाम देखने को भी मिले थे। तो देखिए, बंगाल में द्वैध शासन तो
रॉबर्ट क्लाइव द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से दीवानी प्राप्त कर लेने के बाद बंगाल में जो शासन व्यवस्था लागू की गई, बंगाल में जो शासन व्यवस्था कायम की गई उसे क्या कहा गया? द्वैध शासन कहा गया। इसके बाद 1765 ईस्वी में अगस्त महीने में स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिला, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में ही बनी रही। द्वैध शासन व्यवस्था के अनुसार कर वसूली का अधिकार तो कंपनी को मिल गया था, लेकिन प्रशासन नवाब के हाथों में ही बना रहा। देखिए 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और कुछ संधि हुई, उनके तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया, है ना। तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी और इसी के बाद उन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को चालू किया था, है ना। इसी के बाद द्वैध शासन लागू किया गया था, द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अब देखिए दीवानी, दीवानी का अर्थ है मालगुजारी वसूल करने का अधिकार। के बाद देखिए द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनेल कॉर्टेस को, और इनकी पुस्तक है डायरकी। इनकी पुस्तक का नाम है डायरकी। देखिए दीवानी का भार, जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने दीवानी का भार बंगाल में दो भारतीय भारतीय अधिकारियों के हाथों में दिया था, मोहम्मद रजा खान और बिहार के राजा सिताब राय के हाथों में इन्होंने दीवानी का भार बंगाल में दिया था। इन्हीं दो भारतीय अधिकारियों के हाथों में दिया था। इसके बाद का कार्यालय इन्होंने मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किया और इस तरह कंपनी ने प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लेकिन शीघ्र ही बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी उसके दुष्परिणाम देखने को भी मिल गए थे। देखिए जो दुष्परिणाम देखने को मिले हैं उनको भी हम जानते हैं कि बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का माहौल बन गया था। व्यापार और वाणिज्य का पतन हो गया था। व्यापार और वाणिज्य का पतन हो गया था। दुष्परिणाम देखने को मिली। कौन कौन से दुष्परिणाम? देखिए बंगाल में अराजकता, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार देखने को, भ्रष्टाचार जैसा माहौल बन गया था। इसके बाद व्यापार और वाणिज्य का पतन हो गया था। व्यापार और वाणिज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट, व्यापारियों की स्थिति भिखारियों जैसी हो गई थी। देखिए व्यापार और वाणिज्य का पतन हो गया था और इसी कारण से व्यापारियों की स्थिति भिखारियों जैसी बन गई थी। समृद्ध और विकसित उद्योग विशेषतः रेशम और कपड़ा उद्योग नष्ट हो गए थे। देखिए जो उद्योग बंगाल में थे जैसे कपड़ा उद्योग, रेशम उद्योग, है ना, ये उद्योग नष्ट हो गए थे और किसान भयानक गरीबी का शिकार हो गया था। क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि की। देखिए रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला, जो अवध के नवाब थे सिराजुद्दौला से 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि की कुछ शर्तें रखी। 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। और इसमें कुछ शर्तें रखी गई। इस संधि के तहत कुछ शर्तें रखी गई। तो फर्स्ट है
देखिए मैंने कल की वीडियो में ये संधि आपको बता दी थी। अब वह कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी उनको भी हम जानते हैं। नवाब ने कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का वादा किया था। नवाब ने कंपनी की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए का वादा किया था। अवध प्रांत से बड़ा और इलाहाबाद के कुछ जिलों को लेकर किसको दिए थे? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिए थे। देखिए अंग्रेजों की संरक्षता में बनारस और गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत शाह को पैतृक जागीर के रूप में दे दी थी। इसके बाद नेक्स्ट शर्त है कि शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया था। शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया था और उसे चुनार अंग्रेजों को सौंप दिया था। शुजाउद्दौला को अवध तो वापस मिल गया था इस शर्त के तहत, लेकिन चुनार उसने अंग्रेजों को सौंप दिया था। नवाब को एक और संधि द्वारा यह वचन देना पड़ा कि जो नवाब की सीमाएं थी उनकी सुरक्षा के लिए वह अंग्रेजों से जो सैनिक सहायता लेंगे उसका वह खर्च उन्हें देंगे। और नेक्स्ट, क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रबंध की स्थापना को इसलिए महत्व दिया क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रबंध की स्थापना को इसलिए महत्व दिया था क्योंकि उस समय बंगाल जैसे विशाल प्रांत का संपूर्ण शासन, बंगाल का जो संपूर्ण शासन था उसका प्रबंध अपने हाथों में लेने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे और इसीलिए क्लाइव ने द्वैध शासन की स्थापना की थी। इसके बाद क्लाइव द्वारा स्थापित शासन को 1772 ईस्वी में बोरिंगहॉस्टन ने समाप्त कर दिया था। जो क्लाइव ने द्वैध शासन चलाया था उसे बोरिंगहॉस्टन ने 1772 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। देखिए जो द्वैध शासन समाप्ति का आधार हेस्टिंग ने इस व्यवस्था के दोषों के निराकरण को बताया था कि जो क्लाइव था उसने बंगाल उड़ीसा और बिहार की जो दीवानी थी वह 2 भारतीय अधिकारियों के हाथों में सौंप दी थी। वह भारतीय अधिकारी कौन कौन थे? तो खिताब रॉय और मोहम्मद रजा खान के हाथों में सौंप दी थी और इसी कारण से वॉरेन हेस्टिंग था उसने पदमुक्त कर दिया था तथा शासन का संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था। उन भारतीय अधिकारियों को पदमुक्त कर दिया था और संपूर्ण दायित्व अपने हाथों में ले लिया था। देखिए जो वॉरेन हेस्टिंग था उसने बंगाल के नवाब को शासन कार्य से पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया था और उनके लिए 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी थी। 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी थी और पद मुक्त कर दिया था। इसके बाद 1773 ईस्वी में रेगुलर एक्ट से बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद दे दिया था। 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल का पद दे दिया था। बंगाल का गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, और उसको गवर्नर जनरल का पद दे दिया था। गवर्नर जनरल का पद तो दिया और जो भारत की संपूर्ण प्रेसिडेंसी का शासन भार भी उसके हाथों में सौंप दिया था। 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। देखिए पहले जो वॉरेन हेस्टिंग था वह गवर्नर था, लेकिन उसके पद को गवर्नर जनरल में बदल दिया था और भारत का संपूर्ण अधिकार उसके हाथों में सौंप दिया था। संपूर्ण प्रेसिडेंसी उसके हाथों में सौंप दी थी। देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो बना था वह पहला गवर्नर जनरल बना था। 1773 में पहला गवर्नर जनरल बना था। इसी तरह से बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया था। ऐसे ही बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत की थी। जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत की थी।
आज की वीडियो में हमने बंगाल के द्वैध शासन को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट को आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।